8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। देश के अलग अलग सीटों से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ है, इसके अलावा शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पालित जाजपुर से हैं, ओंकार सरकार संदेश खाली से हैं, विशाल प्रताप सिंह गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुचि जी, क्या इस वक्त माहौल वाराणसी में है? प्रधानमंत्री की सीट है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बड़े अंतर से इस बार प्रधानमंत्री जीतेंगे, लेकिन अजय राय से भी आपने बात की थी। क्या इस वक्त वहां पर मतदाता कह रहे हैं? देखिए, मतदाता तो सुबह से हमारी बात हो रही है और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीतेंगे और जो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश ये है, बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 10 लाख पार। तो जो पिछला चुनाव प्रधानमंत्री मोदी यहाँ करीब 4.25 लाख वोट से जीते थे, बीजेपी का ये दावा है। अब इसके लिए ये कोशिश की गई कि लोग घर से निकले, वोट डालें। अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ, अब जिससे भी बात करेंगी, कुछ अंदर लोग हैं, अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो यही कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है हम केवल सांसद नहीं चुनते, बाकी पूरे देश में सांसद चुना जाता है, हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो जो ये फीलिंग है प्रधानमंत्री चुनने की, वो यहाँ पर वोटर्स के मुंह से सुनाई दे रही है। अब अजय राय भले ही ये दावा कर रहे हो कि वो जीतने वाले हैं ये चुनाव, लेकिन यहाँ पर आप माहौल देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे। अब ये जीत का मार्जिन क्या होगा, पूरी लड़ाई इसकी है कि जीत का मार्जिन कितना बढ़ता है। अब प्रधानमंत्री मोदी को, एक तो वो प्रधानमंत्री हैं देश के, दूसरा अगर पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सांसद होते हुए करीब 45,000 करोड़ की योजनाएं लाई गई हैं और जिनमें से 42,000 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है जिसके बाद ये चुनाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो घाट है बनारस के, जो लाइफलाइन गंगा जी कही जाती है उसकी सफाई, घाटों की सफाई, जो बिजली के तार हैं वो सब अंडरग्राउंड किए गए हैं, सड़कों का पूरा जाल यहाँ वाराणसी में, इसके आसपास के ज़िलों में। तो ये जो विकास हुआ है, यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं। और आप सोचिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसके बाद पिछले 1 साल में यहाँ पर करीब 8.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं 1 साल में। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि एक टूरिस्ट 6 लोगों को रोजगार देता है। तो इस तरह से इन सारे मुद्दों पर यहाँ चुनाव हो रहा है और जिससे भी आप बात करेंगे वो उनका यही कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से तीसरी बार सांसद बनेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस शक इस बात का है कि कितना मार्जिन होता है। आप लोग वोट डाला और देखिए ना, पूरी कोशिश की गई। प्रियंका गांधी और जब डिम्पल यादव पहुंची, रोड शो किया, उसका कितना असर है वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री कितनी बड़ी मार्जिन से जीतते हैं इस पर सबकी नजर है। शोएब रजा गाजीपुर से हैं। गाजीपुर बनारस से ज्यादा दूर नहीं और बाहुबल वाला इलाका, और अब मुख्तार अंसारी नहीं है। शोएब, पहला ऐसा चुनाव है जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली चुनावी मैदान में नहीं है, वहां का क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए गोनी का ये उन सीटों में से एक है गाजीपुर, जहां बीजेपी ने इस नियत से बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि कम से कम 19 की तरह वो इसको हारे नहीं। हालांकि वो कितनी कामयाब हो पाई है इसका जो पता है वो 4 जून को चलेगा, लेकिन ये बात सच है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट और मुख्तार अंसारी के जो भाई अफजाल अंसारी, उन्होंने सहानुभूति के तौर पर भी मुख्तार अंसारी की मौत को भुनाने की कोशिश की है, क्योंकि भाषणों में हमने उनका जिक्र देखा। हमसे बातचीत में भी आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, वो उनकी मौत को जश्न के तौर पर मना रहे थे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो बात है वो कही गई उनकी तरफ से। लेकिन हम सुबह से जो एनालिसिस इस पूरे इलाके का अगर करें या देखते हैं तो गाजीपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ हमें ज़रूर शहरी इलाकों में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी तरफदारी करते हुए लोग मिले, लेकिन कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना यहाँ पर पड़ेगा। इस पूरी लोकसभा की अगर बात करते हैं, चाहे जमनिया विधानसभा हो या दूसरे जो इलाके वहाँ की बात करते हैं, अब तक तकरीबन 50% से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है। हालांकि पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें सबसे कम अभी तक गाजीपुर हमें नज़र आ रहा है कि कम मतदान इस लोकसभा सीट पर हुआ है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है आज इस पूरे इलाके में ही, पूरे पूर्वांचल में ही, तो उसका असर भी वोटरों पर दिख रहा है। अब चूंकि 5 बजने वाले हैं, आखिरी 1 घंटा बाकी है। शोएब,
और महज अब कुछ मिनट और बाकी है कि एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे, सबसे सटीक एग्जिट पोल, लेकिन ये आखिरी 1 घंटा जब मतदान हो रहा है, सबकी नजर इस वक्त बनी हुई है उस एक और सीट पर, गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री की सीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन वहां पर इस बार रवि किशन है, मौजूदा सांसद भी हैं। वहां पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, विशाल प्रताप सिंह के पास ले चलेंगे आपको। विशाल, इस वक्त वहां पर मतदाता क्या कह रहे हैं? पूरे कॉन्फिडेंट लगातार नजर आ रहे थे रवि किशन, वो कह रहे थे कि बड़ा अंतर से वो जीतेंगे। क्या इस वक्त वहां पर मतदाताओं का रुझान है? देखिए, जिस तरीके से गोरखपुर में चुनाव हो रहा है गोनिका, जैसा कि आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री की सीट है, तो भले ही योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव न लड़ रहे हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं और जानते हैं कि गोरखपुर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और यही वजह है कि जहां पर जो विकास की परियोजनाएं हैं, चाहे यहां पर कानून व्यवस्था की बात कर लिया जाए, सड़कों के साथ जिस तरीके से जोड़ा गया है पूर्वांचल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, सेंट्रल उत्तर प्रदेश को, तो सभी को यह लगता है कि मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि जो भी लोग, चाहे आप शहरी इलाकों में जाइए, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, हर कोई ये कहता है कि मोदी और योगी की जोड़ी को वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो या फिर इंटीरियर इलाका हो, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के यहां पर एच के तौर पर नजर जरूर आ रही है। हालांकि रवि किशन से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना था पिछला चुनाव वो 3 लाख के मार्जिन से जीते थे और इस बार उनको उम्मीद है कि उनका मार्जिन जो है वो कम से कम 4 लाख जरूर होगा। हालांकि काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है, उनका भी कहना है कि वो यहाँ की बहू है, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, यहाँ लगातार संघर्ष करेंगी। तो अपनी जीत को लेकर हर कोई दावे करता है, लेकिन जमीन की अगर बात किया जाए गोनिका, तो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है रवि किशन, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र होने के नाते काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल हमारी पसंद लगातार बनी हुई है और इसीलिए गोरखपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एज में नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में तो पहले भी हिट रही है, लेकिन ओडिशा में एक जोड़ी नवीन पटनायक और मोदी की बनते बनते रह गई। मैं अमित का रुख कर रही हूँ। अमित, दोस्ती खूब रही लेकिन फिर अचानक दरार बन गई और लास्ट मोमेंट में चीजें ठीक नहीं हो पाई। बीजेपी और बीजेडी दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। बीजेपी तो ये भी कह रही कि हम विधानसभा में भी अपनी सरकार बना लेंगे। आप जमीन पर हैं, आप देख रहे हैं, क्या माहौल आपको वहां पर दिख रहा है? लाइव चले गए हैं वर्षा जी। मैं बता दूं, प्रिया मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है क्योंकि बड़चना से जो बीजेडी की कैंडिडेट हैं वर्षा प्रियदर्शनी जी, ये बहुत ही बड़ी स्टार हैं और आप देख सकते हैं भीड़ ने इनको घेर लिया है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि अच्छा, एक देखिए कि बीजेपी के साथ जो नवीन बाबू का ना बहुत करीबी एक लगता था रिश्ता, लोकसभा में हम देखते थे कि दोनों साथ साथ रहते थे। इंडियाज नंबर 1 चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक सर, उनके लिए सबका बहुत ब्लेसिंग्स है। आप उड़ीसा में घर घर में आप पूछेंगे, सबके दिल में बसते हैं सर। तो यहाँ पर आपको टक्कर क्या लग रही है कि क्योंकि जो दोस्ती थी यहाँ तो पहले था कि अलायंस होगा, लेकिन अलायंस तो हुआ नहीं है, अब क्या आमने सामने की लड़ाई? आई कैन ओनली से सब सर सबके दिल में बसते हैं। सर फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं फॉर द 6th टाइम। थैंक यू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि उड़ीसा में देखिए ये रहा कि बीजेपी और बीजेडी के बीच जो ये दोस्ती थी, हमने देखा था कि संसद में लगातार देखने को मिला, कई मुद्दों पर बीजेडी की ओर से लगातार देखा गया था कि सपोर्ट मिला। लेकिन दरअसल हुआ यह है कि यहाँ पर बीजेपी अब एक सबसे बड़ी कंटेंडर बनकर सामने आई है और नवीन बाबू के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती ही बीजेपी यहाँ पर है। और जिस तरह से लास्ट जो इलेक्शन है 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और अभी जो यहाँ पर जिस तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है उसमें साफ नजर आता है कि कांग्रेस कहीं पर नहीं है और बीजेपी हो सकता है जो अपने 23 का नंबर उसको डबल कर सकती है। तो ऐसे में अगर नवीन पटनायक के लिए अपने कुर्सी बचानी है या फिर बीजेडी को अपनी सत्ता बचानी है तो उसको सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से करना ही होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी और बीजेडी के बीच आप कह सकते हैं कि अलायंस क्यों नहीं हुआ। अलायंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीजेपी को पता है कि नवीन पटनायक के बाद उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे पोजीशन में आ सकती है जहां पर वो आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहां पर लंबा रूल कर सकती है क्योंकि बीजेपी के पास कई सारे चेहरे हैं। यहाँ पर चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो जो कि सेंटर में भी नजर आते हैं, यहाँ भी नजर आते हैं। आप देखते हैं कि संबित पात्रा को जिस तरह से लगातार वो पूरी बिल्कुल अमित, और लगातार प्रचार के दौरान भी वार पलटवार चल रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बीजेडी
जिस तरीके से करप्शन कर रही है उसका मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था। और इसके साथ साथ नवीन पटनायक की सेहत को लेकर जो साजिश रची जा रही है वो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा था। हालांकि नवीन पटनायक ने आकर क्लैरिफिकेशन दिया था और कहा था कि पीएम उनको खुद फोन करे अगर उनकी सेहत के बारे में उनको पूछना है। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर बनी हुई है, जहां को लेकर ये दावा किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल सरप्राइज करेगा, लेकिन ओंकार, क्या पश्चिम बंगाल सच में इस बार सरप्राइज करने वाला है? और वो सरप्राइज किसके लिए होगा? वो बीजेपी के लिए होगा या टीएमसी के लिए होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक जनसभा से कहा है कि सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार पश्चिम बंगाल से होने जाने वाली है। तो ये जो आंकड़ा है, यानी कि 2019 का जो आंकड़ा है वहाँ पर देखा गया था कि भाजपा को एकदम सीधा 2014 में 2 सीट से एकदम सीधा 18 सीट मिला था, यानी कि एक बड़ी छलांग भाजपा ने लगाई थी। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो दावा है कि इस बार बंगाल से सबसे अच्छी सीट और सबसे बढ़िया सीट यहीं से लाने वाली है। तो बंगाल भाजपा इसी की तरह तैयारी भी काफ़ी सारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बंगाल में कई सारे दौरे किए। उन्होंने 22 जनसभाएं और एक रोड शो, यानी कि 23 कुल मिला के 23 रोड शो और जनसभाएं की है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ओंकार, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें। खरगे के घर इंडिया अलायंस की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर में इंडिया अलायंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या रणनीति हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सबके सामने इंडिया अलायंस के तमाम नेता रखेंगे। लेकिन ओंकार, ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं पहुंची हैं और आप लगातार बंगाल में हैं, आप वहां के माहौल के बारे में बता रहे हैं, क्यों नहीं आई ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी को जब 1 तारीख के जो बैठक है उनमें शामिल होने के लिए कहा गया था, उन्होंने जनसभा से सीधा बोल दिया था कि 1 तारीख पे यहाँ पर वोटिंग है। साउथ कोलकाता, जहाँ पर वो खुद वोटर है, वहाँ पर भी वोटिंग है। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ दिन पहले जो देखा गया है कि रमेल आया, रमेल के लिए काफ़ी सारे जगहों पे अभी भी पानी भरी हुई है। तो ये सारी देखभाल करने के लिए ममता बनर्जी अभी 1 तारीख को शामिल नहीं हो पा रही है, ये बात सीधा उन्होंने बता दिया। लेकिन और एक साथ और एक बात है कि यहाँ का बंगाल का कांग्रेस और सीपीएम के साथ उनका कोई भी नाता नहीं है, ये एकदम सीधे तौर पे ममता बनर्जी ने कह दी है। लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ वो है, इंडिया गठबंधन जो दिल्ली में है उनके साथ वो रहना चाहती है, उनके साथ वो है, ये बात वो साफ तरीके से कह दिया है। लेकिन आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग में देखा गया है, ममता बनर्जी पहले से ही बोल दिया था कि वो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि 1 तारीख में बंगाल पे वोट है। तो जो मीटिंग होना है वो मीटिंग होए, लेकिन उसके बाद वो जो इंडिया गठबंधन है यानी कि वोटिंग के बाद वो शामिल हो सकती है, ऐसा उन्होंने इशारा भी किया था। लेकिन आज के जो ये बैठक इंडिया गठबंधन की है, उस गठबंधन की बैठक में दिल्ली में ममता बनर्जी नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ममता बनर्जी तो नहीं पहुंची और बैठक जो शुरू हुई थी वो बैठक भी खत्म हो गई है। उस बैठक में क्या निकलकर सामने आया है वो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। लेकिन पवन खेड़ा ने जाहिर तौर पर एक ट्वीट करके कहा है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां, यानी कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां अब एग्जिट पोल के नतीजों में डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया था कि कांग्रेस इंडी गठबंधन कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल के नतीजों में जो डिबेट्स होंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन इस बार अब जो बैठक में लगभग एक तय हुआ है वो तो सामने आ गया, लेकिन बाकी और क्या बातें हुई हैं? शोएब रजा गाजीपुर से। शोएब, इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि यूपी की 80 में से 80 सीटें बीजेपी ये कह रही है, क्या गाजीपुर एक तरीके से क्या बीजेपी के लिए फाइनल है या नहीं है, या फिर इस बार कुछ चमत्कार कुछ और वहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये बात तो सच है गोनिका की मुश्किल सीटों में से एक है बीजेपी के लिए गाजीपुर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि अभी चूंकि अगर पोलिंग बूथों की बात करते हैं तो गर्मी की वजह से हम दोपहर में तो देख रहे थे, शाम के वक्त भी बहुत ज़्यादा जो उत्साह एक होना चाहिए अभी भी उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि धूप जो है वो कम हुई है, टेम्परेचर थोड़ा हम कह सकते हैं कि दोपहर के मुकाबले यहाँ कम हुआ है, लेकिन तब भी अभी पोलिंग बूथ पर उस तरह से लाइनें या उस तरह से जो वोटर है अभी नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि पूर्वांचल में मैं बात कर रहा हूं, तो गाजीपुर वो सीट है जिसको बीजेपी एक बड़े मैसेज के लिए जीतना चाहती है, लेकिन उसको ये पता है कि चुनौती आसान नहीं है।
बल्कि सबसे मुश्किल सीटों में से पूर्वांचल की अगर कोई सीट इस वक्त नजर आती है तो वो गाजीपुर बीजेपी के लिए है। इसीलिए हमने देखा कि प्रचार के दौरान चाहे वो बड़े नेता बीजेपी के अमित शाह की बात करते हैं या फिर दूसरे तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि जनता को लुभाया जा सके। बिल्कुल लेकिन शोएब, देखना होगा जनता कि क्या को अफजल लुभाने अंसारी की को भरपूर हराने कोशिश में की कामयाब गई और